क्वेश्चन नंबर 22 से हम स्टार्ट कर सकते हैं। 22 से हम स्टार्ट कर सकते हैं। देखते हैं क्या है। 4.22 है ना। तो इसमें एक वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप, दूसरा वेक्टर है आई कैप माइनस जे कैप, है ना। और हमें क्या करना है, हमें इनके मैग्नीट्यूड पता करने हैं, इनकी डायरेक्शन पता करनी है, एक बात। दूसरा काम, एक तीसरा वेक्टर इन्होंने बताया, आई थिंक 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। थोड़ा बता दो, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन है 22 क्वेश्चन में? बताएं बताएं। 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप ही है ना, एक जना कोई भी देख ले और बता दो। यस सर। है ना। तो दो काम हमें करना है। पहला, इसका मैग्नीट्यूड पता करना है, इसका मैग्नीट्यूड पता करना है, देन इनकी डायरेक्शन पता करना है। ये तो होगा इजी काम। फिर हम सेकंड जो वेक्टर आपको दिख रहा है, इसके कंपोनेंट पता करेंगे इसकी डायरेक्शन में, मतलब आई कैप प्लस जे कैप की डायरेक्शन में, देन आई कैप माइनस जे कैप की डायरेक्शन में। वो एक इंपॉर्टेंट काम होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप खुद बता दें, फर्स्ट जो आपको दिख रहा है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड होगा आई कैप प्लस जे कैप मॉड। ऐसे लिखते हैं गाइस मैग्नीट्यूड को, जानते हैं ना, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखा जाता है। अब इस वेक्टर को अगर देखें तो आई कैप का कोफिशिएंट क्या है? 1 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, आगे देखेंगे। प्लस जे कैप का कोफिशिएंट 1 ही है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 प्लस 1 है ना, √2। तो ये जो आपसे पूछा है इस क्वेश्चन में, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो गाइस इतना होगा, √2 यूनिट, √2 होगा। ठीक है। सिमिलरली चलिए डायरेक्शन पहले पता कर लेते हैं, इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन होती है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ay अपॉन ax, जानते हैं ना, ay अपॉन ax। तो वही बात, जे कैप का कोफिशिएंट क्या होगा, ay मतलब जे कैप का कोफिशिएंट, तो ay फर्स्ट वेक्टर के लिए, इस वेक्टर के लिए ay क्या है 1, ax क्या है, आई कैप का कोफिशिएंट क्या है ऑल्सो 1, 1 अपॉन 1 1 1 अपॉन 1 1। tan इनवर्स 1 क्या होता है, तो ध्यान रखना tan इनवर्स 1 होता है 45 डिग्री, बिल्कुल सही 45 डिग्री। रीजन आप जानते हैं tan से, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, tan इनवर्स 1 क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो हमने पहले वेक्टर के लिए दोनों काम कर लिए, मैग्नीट्यूड पता कर लिया, डायरेक्शन पता कर लिया। सिमिलरली इस सेकंड वेक्टर के लिए स्टार्ट करते हैं। तो आप समझ गए होंगे क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप माइनस जे कैप इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर। क्या है, आई कैप का कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर, जे कैप का कोफिशिएंट -1 है, माइनस जे कैप है ना, -1 है, बट होल स्क्वायर है तो आप 1 प्लस 1 करेंगे, आंसर वही आएगा। तो जिसका दोनों के मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, √2 डायरेक्शन। अब इस वेक्टर की डायरेक्शन के लिए मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, फॉर्मूला थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ay अपॉन ax। ठीक है। इस वेक्टर के लिए ay क्या है, -1, इस वेक्टर के लिए ay क्या है, तो जे कैप का कोफिशिएंट होता है ay, किसी भी वेक्टर के लिए जे कैप का कोफिशिएंट होता है ay -1, tan इनवर्स और ये अंदर -1। ठीक है। ax आई कैप का कोफिशिएंट +1, तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू tan इनवर्स -1। ठीक है। हाँ भाई, अब क्या करें, थीटा इक्वल टू व्हाट, 135 डिग्री, -45 डिग्री, -45 डिग्री। और एक आपने बताया था ना
135 डिग्री। दोनों ऑप्शन सही हैं, दोनों ऑप्शन सही है, क्योंकि टेंथ में आप टेन थीटा की वैल्यूज अगर देखें तो टेन 45 होता है +1, हम यूज ले चुके ऊपर, है ना। टेन -45 जो होता है ना, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है, -45 कहाँ होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। इधर तो होता है एंगल पॉजिटिव, बट इधर होता है नेगेटिव। तो अगर यहाँ पर एंगल आप ले ले तो ये एंगल कितना होता है? -45। फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है। हाँ, दिस इज ऑल्सो ट्रू। अगर टेन की वैल्यू आप यहाँ पता कर रहे हैं इधर, तो अब सब कुछ भूल जाएं, इसको देखें, ये एंगल कितना है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एंगल कितना है? 135। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। ट्रू। ये कौन सा Yes, क्वाड्रेंट sir. है? ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है। तो यहाँ से यहाँ तक 90 और देन 45। तो ये एंगल बिल्कुल एरो मिड से पास हो रहा है, तो ये एंगल कितना होगा? लेट 135। tan 135 को आप स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? 90 + 45। ट्रू। tan 90 + 45 क्या होता है? -cot थीटा होता है। और cot 45 क्या होता है? +1 होता है। -1 आ रहा है। इसका मतलब बिल्कुल सही कहा था, tan की वैल्यू अगर 135 डिग्री पर पता करें तो वो भी -1 आता है। तो एनसीईआरटी में आपको एक ही आंसर मिलेगा, -45, बट एक्चुअल में दो आंसर होते हैं इसके, -45 + 135 डिग्री। तो अगर थीटा की वैल्यू tan इनवर्स -1 दिख जाए, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू -45 डिग्री और 135 डिग्री। दोनों सही है, दोनों सही है ना। आधा काम हुआ है, अभी क्या बाकी है? तो अब उसकी बात करते हैं। अब मैं बनाऊंगा डायग्राम। तो आई थिंक आपने ये कर लिया होगा काम। किसी का कुछ छूटा तो नहीं ना? हो गया सबका? Yes, sir. है ना। Yes, sir. अब जो सेकंड पार्ट है उस पर फोकस करें आप। क्या? एक वेक्टर और दिया है सेम क्वेश्चन में। फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर 2i cap plus 3j cap, the vector in the direction of i cap plus j cap and i cap minus j cap। अब हम कंपोनेंट पता करेंगे, है ना। तो मैं आपको डायग्राम से बात समझाऊंगा और बहुत इजीली बात को हम समझेंगे। चलिए, तो डायग्राम से बात को समझते हैं। पॉजिटिव x डायरेक्शन, पॉजिटिव y डायरेक्शन, नीचे नेगेटिव y डायरेक्शन, और इधर नेगेटिव x डायरेक्शन होती है, सब जानते हैं, ओरिजिन। ठीक है। तो वो जो आपका फर्स्ट वेक्टर है वो ओरिजिन से 45 डिग्री का सॉरी, है ना, पॉजिटिव 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। दिस इज व्हाट? आई कैप प्लस जे कैप। ध्यान दें, आई कैप प्लस जे कैप का पॉइंटर मैंने बना दिया। सही बनाया। एंगल +45 आया था, मैग्नीट्यूड जो आया था वो आया था √2 आया था। चलिए इसकी बात करें, आई कैप माइनस जे कैप का पॉइंटर किधर होगा गाइस? Fourth quadrant. Fourth में फोर्थ में होगा हो sir. सकता है, Yes, sir. थर्ड में भी हो सकता है, फोर्थ में हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है। सही बात। तो मैं, चलिए थर्ड क्यों बोल रहे हैं भाई? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो आई कैप माइनस जे कैप का पॉइंटर फोर्थ में हो सकता है या सेकंड में हो सकता है। ये है सही बात, है ना। फोर्थ में हो सकता है या सेकंड में हो सकता है। मैं सेकंड में बना रहा हूँ, दोनों से आंसर सेम आएगा। ये बना दिया मैंने, सेकंड में बना दिया। इसकी लेंथ सेम करनी पड़ेगी।
कर दी। ये एंगल कितना है कंप्लीट? 135, ट्रू? Yes, sir. Yes, sir. 135। हाँ, अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक की बात माने तो टेक्स्ट बुक में मैंने कहा था ना आपको -45 वाला एंगल लिया है। चलिए आपको कंफ्यूज नहीं करते हैं, हो सकता है आपकी स्कूल वाले टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करते हैं। तो टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग अगर अब आप बात करें तो टेक्स्ट बुक में क्या एज्यूम कर सॉल्व किया है? आई कैप माइनस जे कैप को फोर्थ क्वाड्रेंट में एज्यूम किया है और फिर आगे सॉल्यूशन किया है, इधर एज्यूम किया। रॉन्ग नहीं है, ये बात भी सही है, बट एक और ऑप्शन भी होता है, उसको लिया नहीं है एनसीईआरटी वालों ने, कोई बात नहीं। दिस इज द एंगल -45 डिग्री। तो मुझे बताओ ये बात सही है क्या? आई कैप प्लस जे कैप इज परपेंडिकुलर टू आई कैप माइनस जे कैप। बात Yes, सही sir. है क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि 45 मैग्नीट्यूड की बात करें तो कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। पॉजिटिव 45, नेगेटिव 45, टोटल एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। टोटल एंगल 90 डिग्री, जैसे होता है ना x माइनस माइनस एक्स 2x हो जाता है, तो वैसे 45 माइनस माइनस 45 90 डिग्री होता है ना। अपोजिट डायरेक्शन में चले गए ना, इसलिए माइनस माइनस प्लस होता है, तब 90 होता है। खैर, तो 90 डिग्री होगा, ये तो डायग्राम से भी दिख रहा है। इस वेक्टर को मैं दिखाना चाहता हूँ, कहाँ दिखाऊं? तो ध्यान दें, इसमें x कंपोनेंट 2 है ना, इस वेक्टर का x कंपोनेंट 2 है, y कंपोनेंट 3 है। तो कौन सा कंपोनेंट बड़ा है? y कंपोनेंट बड़ा है, x कंपोनेंट छोटा है। और एक और बात, दोनों पॉजिटिव है गाइस, दोनों पॉजिटिव है। Yes, sir. इसका Yes, मतलब sir. पॉइंटर कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा? First. First. सब सही सोच रहे हैं, है ना? किसमें रहेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। अब इसका पॉइंटर दिखाता हूं मैं आपको, क्योंकि y कंपोनेंट बड़ा है, x कंपोनेंट छोटा है, तो इसका पॉइंटर ये होगा गाइस, इसका पॉइंटर ये होगा। समझ लीजिए ये वैल्यू है 2,3। 2 मतलब x की वैल्यू, 3 मतलब y की वैल्यू, तो हाइट ज्यादा होगी होगी, सही बात? बताइए, अगर उल्टा होता, Yes, क्या sir. उल्टा होता? x का कंपोनेंट 3 होता, y कंपोनेंट 2 होता। अगर उल्टा होता तो मैं क्या करता, उसको भी देख लो। अगर ऐसा होता तो मैं इस पॉइंटर को यहां पहुंचाता, इस डायरेक्शन में कहीं। x की वैल्यू ज्यादा, x की वैल्यू ज्यादा, ये x की वैल्यू होती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, y की वैल्यू कंपैरेटिवली कम, है ना। बट वापस आ जाएं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, तो पॉइंटर कुछ इस डायरेक्शन में होगा ही होगा। तो ये हो गया, ये कौन है? 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। मान लेते हैं इनके बीच का एंगल है थीटा, मान लिया। बताइए, दिख रहा है ना थीटा? Yes, sir. दिख रहा है सभी को थीटा? Yes, sir. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आपको यहां से अपोजिट एक वेक्टर बनाना है, बिल्कुल अपोजिट। किसके अपोजिट? आई कैप माइनस जे कैप की जो डायरेक्शन है उसके बिल्कुल अपोजिट। आपको याद है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकता है ये, सेकंड में भी हो सकता है, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, अब मुझे बताइए इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? इसको देखिए, दिख रहा है ये डायरेक्शन? कोई वेक्टर Yes, नहीं sir. बता रहा हूँ, एरो। इस पॉइंटर को देखो, इस पॉइंटर को देखिए और इस पॉइंटर को, आई कैप प्लस जे कैप, इन Yes, दोनों sir. के बीच में एंगल कितना होगा? 90. 90 डिग्री होगा, ऑब्वियसली 90 होगा, है ना। तो यहाँ पर ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। आई कैप प्लस जे कैप और ये जो अपोजिट पॉइंटर है इसके बीच का एंगल भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री की होती है? 180 डिग्री की होती है। यहाँ पर 90 ऑलरेडी है, ओके। अब 2i कैप प्लस 3j कैप बीच में है, किसके बीच में है? इन दोनों के बीच में है, इस पॉइंटर और इस पॉइंटर के बीच में है। तो मैं दोनों जगह लिख देता हूँ, आई कैप
माइनस, ये तो गलत हो गया, माइनस आई कैप प्लस जे कैप है, ठीक है। तो गाइस इस पॉइंटर को हम आई कैप माइनस जे कैप नहीं कहेंगे, क्योंकि माइनस जे कैप नीचे होता है, प्लस आई कैप राइट साइड में होता है, तो इस पॉइंटर को हम नहीं कहेंगे। वो आप कह रहे थे ना 135 डिग्री, इसको कट कर देना गाइस, क्योंकि आई कैप माइनस जे कैप में जे कैप माइनस नीचे होता है, ऊपर थोड़ी होता है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंटर के लिए तो 135 रॉन्ग होगा। हाँ, कोई कहे थीटा इक्वल टू tan इनवर्स -1 है, तो एंगल की वैल्यू तो मैथमेटिक्स से आप बता सकते हैं, बट इसको देख ले कोई ध्यान से। तो 100% कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ। आपको याद होगा ना, प्लस कॉमा प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, माइनस कॉमा प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, माइनस कॉमा माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, प्लस कॉमा माइनस, गाइस प्लस कॉमा माइनस कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देख लो, x का कोफिशिएंट प्लस है, y का कोफिशिएंट g कैप का कोफिशिएंट माइनस। तो चलिए अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। डायग्राम बना लिया हो तो बताइए। डायग्राम बना लिया? यस सर। यस Yes, सर। sir. यस सर। डायग्राम बना लिया, ठीक है। इस वेक्टर को कुछ नेम दे दें हम, लेट p वेक्टर है, कुछ नया नाम देते हैं p वेक्टर। तो आप लोग मुझे बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर, आप जो बताएंगे वही लिख दूंगा। मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर √3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। सर 2i कैप प्लस 3j कैप दिया हुआ है क्वेश्चन में। 2i कैप प्लस 3j कैप है। ओ माय गॉड, तो सर वो तो आपने देर बाद समझाने बताया। के लिए बोला था ना। हाँ, यस सर। 2i कैप प्लस 3j कैप, मतलब हमने ये पॉइंटर तो सही लगाया है, मैं सोचा शुरुआत से ही गलत चल रहा है। चलिए ठीक है, तो बताइए मैग्नीट्यूड बता रहे थे सर √13। √13। Yes, sir. एग्री करते हैं क्या? Yes, 4 sir. प्लस 9, यस सर। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट में। आप जानते हैं कैसे आया, और बिल्कुल सही जानते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल दिया। अब करना क्या है, हमें इस p वेक्टर का कंपोनेंट फाइंड करना है। किस किस डायरेक्शन में? आई कैप प्लस जे कैप की डायरेक्शन में, आई कैप माइनस जे कैप की डायरेक्शन में पता करना है। ये दो काम हमें करना है, इन दोनों की डायरेक्शन। तो आप देखें, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आई कैप 2i कैप प्लस 3j कैप, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आई कैप प्लस जे कैप। देखिए मैं इसको बोल रहा हूं p वेक्टर, तो p वेक्टर के अब मैं कंपोनेंट लिख रहा हूं, आप भी देख लो। तो ये है p cos थीटा, और ये है p sin थीटा। देख लिया गाइस, p sin थीटा, p cos थीटा। अगर आपको मैं कहूं ये दो 90 डिग्री पर हैं, ये है आई कैप प्लस जे कैप, और ये है आई कैप माइनस जे कैप, और यहां से एक वेक्टर क्रॉस कर रहा है ना, p वेक्टर। तो p वेक्टर के कंपोनेंट आप क्या कहेंगे? अगर यहाँ थीटा एंगल है तो p cos थीटा, और यहाँ पर p sin थीटा। याद आया कुछ? यस सर। अगर Yes, एक वेक्टर Yes, sir. अगर एक वेक्टर बीच में से पास हो रहा है, बीच में से कहीं से, किनके? दो 90 डिग्री पर एक्सिस हैं उनसे, एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है, तो डायग्राम देखकर आप जल्दी बता देते हैं। बट इसको अगर मैं थोड़ा सा घुमा दूं तो आपको नहीं घूमना है। कैसे? देखिए, ग्रीन वाला है x के अलोंग, ब्लैक वाला मार्कर है y के अलोंग, ठीक है। और अब मैंने इसको थोड़ा घुमा दिया, अभी भी 90 डिग्री पर है ना, ये 90 डिग्री पर है तो ये भी 90 डिग्री पर ही है। तो ये रहा, देखो दिख रहा है, यस ये है आई सर। कैप प्लस जे कैप, और ये बीच में कोई डायरेक्शन है, किसके ऑपोजिट? इसके ऑपोजिट। बट कुल मिलाकर ये ग्रीन वाला ब्लैक वाला मार्कर 90 डिग्री पर तो है, और इन दोनों के बीच में कौन है? प्लस इन दोनों के बीच में कौन है? प्लस y होगा, हमें इससे मतलब है। इन दोनों के बीच में है हमारा p वेक्टर, समझ गए? हमारा p वेक्टर इन दोनों के बीच में है, इसलिए मैं p का एक कंपोनेंट ग्रीन मार्कर की तरफ ले सकता हूं, p cos थीटा। y p cos थीटा?
बिकॉज पी वेक्टर थीटा एंगल कहां से बना रहा है, आई कैप प्लस जे कैप से, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट पी साइन थीटा कहां लिखा है मैंने, ब्लैक मार्कर की तरफ, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ये जो आपको सीधा सीधा दिख रहा है, ये जो आपको सीधा सीधा दिख रहा है, उसको बस थोड़ा सा घुमा दिया है, कितना, 45 डिग्री घुमा दिया है, समझ रहे हैं ना, 45 डिग्री घुमा दिया। तो डायग्राम में आपको पी वेक्टर का एक कंपोनेंट लिखना है पी कॉस थीटा और इधर लिखना है पी साइन थीटा, ठीक है। तो पी साइन थीटा का ऑपोजिट देखिए, अब काम होने वाला है, फिर कैलकुलेशन बचेगी। अगर ये पी साइन थीटा है तो यहां पर क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या कहेंगे इसका ऑपोजिट वेक्टर क्या होगा, माइनस पी साइन थीटा, समझ रहे हैं। अगर इस डायरेक्शन में वेक्टर ए है तो इस डायरेक्शन में क्या कहेंगे, इसी वेक्टर को माइनस ए वेक्टर। तो इस डायरेक्शन को और इस डायरेक्शन को देखें, अपोजिट है। अगर ये डायरेक्शन ए वेक्टर की है तो ये डायरेक्शन किसकी होगी, माइनस ए वेक्टर की होगी। सिमिलरली अगर यहां से लेकर यहां तक पी साइन थीटा है, लेंथ देख लो, डायरेक्शन देख लो, तो यहां से लेकर यहां तक बिल्कुल उतनी ही लेंथ है और ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो गाइस माइनस ही तो लिखना है। पी साइन थीटा तो एज इट इज मैग्नीट्यूड है ना, किसी भी वेक्टर की लेंथ किसको रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड को, वेक्टर की लेंथ मैग्नीट्यूड को। तो मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये जो डायरेक्शन है ये क्या है, माइनस पी साइन थीटा। तो हमें आई कैप प्लस जे कैप की डायरेक्शन में दिख रहा है पी कॉस थीटा, आई कैप माइनस जे कैप की डायरेक्शन में दिख रहा है माइनस पी साइन थीटा, ठीक है। तो डायग्राम हो गया, मतलब हमारा 80% काम हो गया। अब थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री और फिर न्यूमेरिकल आंसर आ जाए। तो मुझे बताइए डायग्राम डाइजेस्ट हुआ कुछ, ये जो ग्रीन मार्कर और ब्लैक मार्कर से बता रहा था। यस सर। यस सर। तो इन दोनों के बीच में है हमारा पी वेक्टर, इसलिए पी कॉस थीटा ग्रीन मार्कर की तरफ, पी साइन थीटा ब्लैक मार्कर की तरफ। अब भाई थीटा कैसे पता करें, एंगल थीटा कैसे पता करें, कोई आइडिया? एक आइडिया तो है, अल्फा इक्वल टू थीटा प्लस 45। एक अलग बात बता रहा हूं, अगर हम कहें कि पी वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, पी वेक्टर एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, तो अल्फा क्या होगा, है ना, 45 प्लस थीटा होगा ना गाइस, होगा ना, यस सर। यस यस सर। होगा ना। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, अल्फा माइनस 45, बिल्कुल होगा, यस सर। यस सर। बिल्कुल होगा। तो डायग्राम में एक काम और करना है, क्या काम और करना है, यहां से लेकर यहां तक क्या करना है आपको, अल्फा लिखना है बस। पी वेक्टर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से अल्फा एंगल बना रहा है और अल्फा 45 से थोड़ा ज्यादा दिख रहा है मुझे, ठीक है। अगर ये भी कर दिया हो तो अब देखिए आगे का काम। बताइए नाउ, डायग्राम में लिख दिया ना अल्फा सबने, यस सर। कहां से कहां तक, हाँ। तो पी वेक्टर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से अल्फा एंगल बना रहा था, मुझे बताइए tan अल्फा क्या होगा। अब आप सोचने पड़ जाएंगे थोड़ा सा, बट बिल्कुल कंसंट्रेट होकर थोड़ा सा सोचेंगे तो पता लग जाएगा tan अल्फा क्या होगा। आपसे मैं पूछता अल्फा क्या होगा तो आप फटाफट बोलते tan इनवर्स 3/2। ध्यान दो, पी वेक्टर के लिए फॉर्मूला क्या होगा, पी वेक्टर की डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ऐसा लिख देते हैं py अपॉन px।
तो अब पी वाई क्या है, जे कैप का कॉफिशिएंट है, पी एक्स क्या है, एक्स है ना, आई कैप का कॉफिशिएंट है। तो जो जनरल फॉर्मूला आप कहते हैं ना कि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स, ये वही फॉर्मूला है, बस किसके लिए है, ए वेक्टर के लिए नहीं है, ये किसके लिए है, पी वेक्टर के लिए। समझे, समझ गए, द डायरेक्शन sir. पी वेक्टर Yes, sir. फ्रॉम एक्स एक्सिस, बस वही फॉर्मूला है, सिंबल चेंज कर दिया, थीटा की जगह अल्फा, ए की जगह पी। अब मैं पूछ रहा था tan अल्फा क्या है, तो आपको फटाफट बोलना था क्या है, 3/2 है। कैसे है भाई, पी वाई की वैल्यू 3 है, पी एक्स की वैल्यू 2 है, tan इनवर्स को इधर ले आओ तो tan अल्फा इधर हो जाता है, आपको समझ गया ना वापस। तो आपको लिखना है नाउ tan अल्फा इक्वल टू, लिख दिया हो तो बताइए। Yes, sir. तो हम इसको बहुत आइडियल तरीके से कर रहे हैं, और एक बड़ा तरीका है बट इजी है, बहुत सारे और भी तरीके हैं बट है ना, एक बार समझ में आ जाते हैं और एक महीने बाद फिर खुद ही सोचने लग जाते हैं कि ये क्या हुआ। बट यहाँ लॉफुल तरीके से कर रहे हैं। एक वेक्टर है पी वेक्टर, उसके लिए हमने डायग्राम में अल्फा एंगल लिखा है, तो बिल्कुल tan अल्फा 3/4 होगा। चलिए मुझे बताइए कॉस अल्फा क्या होगा, अब आपका टेस्ट हो गया ये। देखते हैं कौन बताता है। tan अल्फा की वैल्यू लिखी हुई है, कॉस अल्फा की वैल्यू पूछी जा रही है आपसे। 2/√13। 2/√13 बोल रहे हैं, और साइन अल्फा की वैल्यू फिर आप 3/√13 बोलेंगे। हाँ भाई नीलेश, ठीक है। यस सर। कैसे, तो वो ऐसे परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। यहां पर मैंने अल्फा दिखा दिया, तो ये जो रेशो है ना, इस रेशो को देखें, मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया 3, यहाँ पर 2, भाई हाइपोटेन्यूज कितना होगा, इस ट्राइंगल को देखो, सही है, इस tan अल्फा के ट्राइंगल को देखो, इस tan अल्फा के ट्राइंगल को यस सर। परपेंडिकुलर Yes, sir. बेस हाइपोटेन्यूज। इस ट्राइंगल से आप cos अल्फा भी बता सकते हो, sin अल्फा भी बता सकते हो। cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बिल्कुल सही। sin होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बिल्कुल सही, सही बात है ना। तो जो आपको गिवन है वो है पी वेक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट बात, पी वेक्टर से मैंने tan अल्फा निकाला, tan अल्फा से cos अल्फा से sin अल्फा। चलिए अब कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। component of p vector in the direction of, component of p vector in the direction of I cap plus j cap, in the direction of I cap plus j cap is p cos theta equal to component of p vector in the direction of I cap plus j cap, कितना है डायग्राम में, p cos थीटा है। अब p cos थीटा कितना होगा, तो p आपने पता लगा रखा है, वापस बता दो। p मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p, सही बताया, सही लिखा मैंने, एक बार Yes, बता sir. दो, मुझे यही लग रहा है आपने कहीं यस मैग्नीट्यूड सर। बताया था स्टार्टिंग में, इसका मैग्नीट्यूड है ना। हाँ, cos थीटा को थोड़ा ध्यान से देखें, cos थीटा को ध्यान से देखें और मुझे बताएं मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की। नो सर। थीटा को मैंने अल्फा माइनस 45 कर दिया, अल्फा माइनस 45 कर दिया। रीजन आप लिख देना, बिकॉज अल्फा क्या है, थीटा प्लस 45 है। ये लीजिए, डायग्राम से ही पता लग रहा है, इसकी डायग्राम हमने पहले अच्छे से समझ लिया था, ठीक है। cos अल्फा माइनस 45,
अब एक फॉर्मूला बताते हैं आपको, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, है ना। तो इस क्वेश्चन की हेल्प से आपको कुछ फॉर्मूलाज और पता लगेंगे, बहुत काम के हैं। मैथमेटिक्स वालों को तो मालूम होगा आई थिंक, ये फॉर्मूला एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, अलग से लिख लेना गाइस, जो भी बायोलॉजी वाले बच्चे हैं अलग से लिख लेना, या तो आपने पढ़ रखा होगा या आपके लिए नया भी हो सकता है, बट स्टैंडर्ड रिजल्ट है। कॉस ए माइनस बी का एक फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और इस फॉर्मूले को जस्ट मैंने यूज लिया है cos अल्फा माइनस 45 पर, cos ए cos b प्लस sin ए sin b, है ना। तो फॉर्मूला मैंने यूज लिया, अंडर रूट 35 ब्रैकेट के बाहर है ही, ब्रैकेट के अंदर अब हम वैल्यू पुट करते हैं। cos अल्फा की वैल्यू है 2 बाय अंडर रूट 13, देखो काम आ गई। cos 45 की वैल्यू आप बचपन से जानते हैं 1 बाय रूट 2, कुछ गड़बड़ हो तो बता देना। साइन अल्फा की वैल्यू 3 बाय रूट 13, 3 बाय रूट 13 इंटू साइन 45 की वैल्यू अगेन 1 बाय रूट 2। तो हम डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले हैं। ये अंडर रूट 13 मैं कैंसिल कर रहा हूं, देख रहे हैं ना, ब्रैकेट के अंदर डिनोमिनेटर में अंडर रूट 13 है, कॉमन आकर बाहर वाले अंडर रूट 13 से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा 2 बाय रूट 2 प्लस 3 बाय रूट 2। ये 2 बाय रूट 2 प्लस 3 बाय रूट 2 सम अप होकर हो जाएगा 5 बाय रूट 2 फर्स्ट आंसर। तो हमने पी वेक्टर का आई कैप प्लस जे कैप की डायरेक्शन में बिल्कुल लॉफुल तरीके से कंपोनेंट पता कर लिया, 5 बाय रूट 2, 5 बाय रूट 2। तो एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं, आपको समझाना है, अच्छे से समझाना है, इसलिए हम बहुत बहुत स्पीड कम रख रहे हैं। आप बता देना ये पी कॉस थीटा वाला पूरा हो गया हो, कोई गड़बड़ तो नहीं है, चेक करते। हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। कंपोनेंट ऑफ पी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है। अब इसकी बात तो लिखिए, कंपोनेंट ऑफ पी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप माइनस जे कैप, कॉस की जगह साइन, तो मुझे थोड़ा बहुत चेंज करना है, कॉस की जगह साइन। देखिए कितनी जल्दी आगे बढ़ गया मैं। कंपोनेंट ऑफ पी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप माइनस जे कैप, तो साइन अल्फा माइनस 45, तो इसमें कॉस की जगह साइन है। अब साइन का फॉर्मूला बताऊंगा मैं आपको, तो जिस तरह से कॉस ए माइनस बी का एक फॉर्मूला था, अच्छा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यूजफुल फॉर्मूला, वैसा ही ये है। साइन ए माइनस बी क्या होता है, तो ये होता है साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, है ना। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। साइन ए प्लस बी का भी होता है, तो यहाँ प्लस आ जाता है। तो कॉस के फॉर्मूलाज अलग हैं, साइन के अलग। तो एक और फॉर्मूला, जरूर आप में से काफी बच्चे होंगे जिनको फॉर्मूलाज मालूम होंगे। हाँ भाई सॉल्व करिए, बताइए, है ना, सॉल्व करके बताइए क्या आता है। एक चीज छोड़ दी भाई, आप देखिए ना, एक चीज छुटी हुई है इसमें। क्या छुटी हुई है? पी के आगे माइनस साइन है ना, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट है किस डायरेक्शन में, आई कैप माइनस जे कैप की डायरेक्शन। ये वाला कंपोनेंट तो कोई और डायरेक्शन में, माइनस आई कैप प्लस जे कैप की डायरेक्शन होती है, माइनस आई कैप प्लस जे कैप की डायरेक्शन है, बिल्कुल अपोजिट। इसलिए वो 135 वाला
डिलीट कर देना आंसर और करके जो लिखा है। हाँ भाई, माइनस तो लगाना ही पड़ेगा। माइनस 1/√2। -1/√2 कह रहे हैं, बिल्कुल ये दोनों काम आएंगे, कॉस अल्फा साइन अल्फा, और बड़ा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या लिखेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? तो देखिए सर साइन, यस सर यहाँ पर साइन अल्फा -45 कैसे हुआ? हाँ, तो पहले आपको मेरे से ये पूछना है कि अल्फा इक्वल टू थीटा प्लस 45 कैसे हुआ। मैं ये बताऊंगा और आपको ये पता लग जाएगा, है ना। तो अल्फा इक्वल टू थीटा प्लस 45 कैसे हुआ? यहां से लेकर ये कंप्लीट एंगल है अल्फा, यहां से लेकर ये इतना एंगल है 45, और इसके बाद वाला एंगल है थीटा। तो एक्चुअल में अल्फा किसके इक्वल है? 45 प्लस थीटा, थीटा प्लस 45। तो आप समझ गए होंगे इस थीटा के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं, है ना। तो एक्चुअल में तो ये है, और अगर ये है तो फिर ये भी सही है। ट्रू? Yes, sir. यस हाँ सर। भाई, हाँ भाई, किसने पूछा था बताइए डायग्राम से, यस सर, आ गया। है ना। तो साइन अल्फा कॉस 45 माइनस कॉस अल्फा साइन 45 सॉल्व कर लिया होगा आई थिंक आपने। साइन अल्फा की वैल्यू cos 45 1/√2, देन Yes, cos sir. अल्फा की वैल्यू। पूरा सॉल्व कीजिए और बताइए क्या आ रहा है आंसर। एक जने ने तो बता दिया, -1/√2 बोला था शायद। हाँ भाई, बाकी लोग जल्दी जल्दी बता। आप लोग भी कीजिए, मैं यहाँ फिनिश करता हूँ। साइन अल्फा सर 1/√2 आ रहा है। हाँ, नेगेटिव साइन भी है ना आगे। यस सर 1/√2 आ रहा है। हाँ, 1/√2 माइनस कॉस अल्फा 2/√13 इंटू 1/√2। ठीक है, तो √13 तो पहले की तरह कैंसिल, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव, अंदर 3/√2 माइनस 2/√2। तो 3 माइनस 2 1, 3/√2 2/√2। तो बिल्कुल सही, माइनस 1/√2 इज द आंसर। तो ये -1/√2 क्या है? कंपोनेंट ऑफ पी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ i कैप माइनस j कैप। आप आंसर देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेंथी है बट डायरेक्शन के लिए ये डायग्राम बहुत बहुत काम का है आपके लिए। स्क्रीनशॉट ले लेना इसकी। चलिए आगे बढ़ सकते हैं गाइस। एक क्वेश्चन और Yes, सॉल्व sir. करना है, आई थिंक कौन बोल रहे थे, तनिष्का ना, उनका एक क्वेश्चन भी सॉल्व करना है अभी। तो गाइस इरेज कर दूं, आगे बढ़े। यस सर। इरेज करते हैं। तो एक क्वेश्चन था कि अगर कोई दो फोर्स हैं और उनका रिजल्टेंट फोर्स आपको दिया हुआ है कितना, 20 न्यूटन, ऐसा कुछ क्वेश्चन। तो हम सभी देखते हैं, आज एग्जाम हुआ है ना इमानुअल स्कूल में, तो वहाँ एक क्वेश्चन ये था, एफ नेट मैग्नीट्यूड ऑफ resultant force is 20 Newton. F net magnitude of result F1 is सर आप म्यूट हो गए। yes, तो कुछ मोमेंट के लिए म्यूट हो गया था। We have two forces F1 F2, इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम करने पर नेट फोर्स आता है 20 न्यूटन। अब उनमें से एक दे दिया आपको, दूसरा पूछ रहे हैं, साथ में क्या बताया, एंगल बिटवीन दी टू फोर्सेस 30 डिग्री। F1 F2 के बीच का एंगल 30 डिग्री है। F1 tan√3 है। सर आप म्यूट हो।
हाँ भाई, तो किसी को फॉर्मूला क्लिक किया, कौन सा यूज लेंगे, Yes, sir. है ना? तो बिल्कुल किया होगा। और आई थिंक ऐसा कुछ एफ नेट इक्वल टू Under root F1 F1 square. स्क्वायर Yes, प्लस sir. F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। इस फॉर्मूले से आप F2 पता कर सकते हैं, है ना? थोड़ा यस गाइस, तो सॉल्व करते हैं। 20 इक्वल टू 10 अंडर रूट 3 होल स्क्वायर प्लस F2 होल स्क्वायर प्लस 2 10 अंडर रूट 13 इंटू F2 cos 30 डिग्री की वैल्यू बता दो डायरेक्ट। Root 3 by 2. 2 है ना, अंडर रूट 3/2 बोल रहे हैं। cos 30 की वैल्यू है ना, 30 डिग्री है थीटा, इसलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। 20 का स्क्वायर 400, है ना, यहाँ पर 300 प्लस F2 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, 3 इंटू 10 30 F2। बताइए, एक तो मैंने स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, तो अंडर रूट हट गया इधर, और इधर 20 का स्क्वायर हो गया 400। इनका इंडिविजुअल ब्रैकेट्स का भी देख लो, सही है 300, Yes, sir. और यहाँ पर भी पूरा देख लें, 2 से 2 कैंसिल हुआ, अंडर रूट 3 3 इंटू 10 30, और ये F2 ऐसा का ऐसा, ठीक है। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, क्या बन रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन F2 स्क्वायर प्लस 30 F2 माइनस 100 इक्वल टू 0। सही बात है क्या? इधर Yes, sir. 400 है, Yes, sir. Yes, sir. तो इधर 100 बचेगा, वैसे तो 300 को इधर पहुंचा दे तो ये बचेगा इधर 100 ऑनली, ये लीजिए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो 100 भी इधर आएगा, माइनस 100 इक्वल टू 0 हो जाएगा पूरा, है ना। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का भी तरीका होता है, F2 इक्वल टू माइनस बी, समझ गए? Yes, sir. 30 Yes, sir. बी है तो माइनस बी, 30 ही बी है, तो मैं इसमें बता देता हूँ, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 30 है, और सी की वैल्यू माइनस 100 है। गलत तो नहीं लिखा मैंने? एबीसी जो स्क्वायर No, वाली sir. टर्म होता है उसका कोफिशिएंट ए, है ना, जिसकी पावर 1 होती है उसका कोफिशिएंट बी, और जो कांस्टेंट टर्म है वो सी। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बताइए, अंडर रूट के अंदर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4ac माइनस 4ac हो जाएगा ना, 400 पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस अपॉन 2a, 2 इंटू 1 2। इसको सॉल्व करना है तो हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो क्या होगा, एक और स्टेप बताता हूं फिर आप बताना। माइनस 30 प्लस माइनस अंडर रूट 1300 अपॉन 2 इसका कुछ ऐसा कर सकते हैं हम, माइनस 30 प्लस माइनस 10 अंडर रूट 13 अपॉन 2। बताइए, 1300 में 100 है ना, 100 का अंडर रूट क्या होता है, 10 होता है, तो 1300 मतलब 13 इंटू 100, 100 का अंडर रूट 10 हो गया। 2 से कैंसिल कर देते हैं, अब 2 से डिवाइड कर देते हैं। फाइनली आपको नेगेटिव साइन को ड्रॉप करना है, पॉजिटिव साइन लेना है। तो नेक्स्ट स्टेप, F2 इक्वल टू माइनस 15
प्लस माइनस 5√13, 5√13, 5 बाहर, -3 प्लस माइनस √13। जितना सिंप्लीफिकेशन कर सकें कर दे। हाँ भाई, अब दो आंसर आएंगे, एक पॉजिटिव से और एक नेगेटिव से। आप में से कोई मुझे बता सकता है तो बता दे, √13 कितना होता है? 6 3.6 बोल रहे हैं, मान लेते हैं, चलिए 3.6। अगर हम पॉजिटिव साइन लेते हैं बाय यूजिंग पॉजिटिव साइन, तो F2 क्या मिलेगा? 5 बाहर है, माइनस प्लस 3.6 है ना, माइनस का 3 प्लस का 3.6, तो 0.6 बचा ना अंदर, 5 और ब्रैकेट में 0.6, 0.6 इंटू 5 3 होता है क्या? Yes, sir. 3 न्यूटन, 3 न्यूटन। तो अगर 3 न्यूटन 20 न्यूटन, बीच में एंगल 30 डिग्री हो, तो उनका रिजल्टेंट, सॉरी 3 न्यूटन 10√3 न्यूटन और बीच में एंगल 30 डिग्री हो, तो उनका रिजल्टेंट नियरली इक्वल टू 20 न्यूटन आ सकता है, आ सकता है। हो गया भाई? Yes, sir. नेगेटिव साइन लोगे तो आंसर कुछ अलग डायरेक्शन में चला जाएगा, आपको पॉजिटिव साइन लेना है। हाँ भाई, तो 3 न्यूटन, यस तनिष्का, था क्या ऑप्शन में? सर ये 3 न्यूटन है ही नहीं ऑप्शन के अंदर। हाँ, यही आप कह रहे थे, 10 है आई थिंक, है ना? यस सर। पता ही नहीं, तो मैं आपको यही कह रहा था, जरूर या तो कुछ एंगल में उन्होंने गड़बड़ की है, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, अदरवाइज मैच कर। सर ये है एक ना, सर मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, ये बड़ा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है कि आपने कुछ गिवन है, कुछ फाइंड करना है और बस एक लॉफुल तरीके से चल गए। बस इसमें एक्स्ट्रा क्या है? एक्स्ट्रा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, जो आप 10 से जानते हैं, है ना? तो बड़ा आराम से पहुंच जाते हैं। अब बोलिए, क्योंकि यहाँ हमने कोई मिस्टेक नहीं छोड़ी है, अब बोलिए। और ना सर 2 क्वेश्चंस और पूछने थे मुझे। अब वो आप मुझसे इंडिविजुअल पूछ लेना, है ना? एक क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में रह गया था कि आपने ये कुछ पूछा था, तो मुझे याद है ना? तो वो मैं आपको इंडिविजुअल बता दूंगा। हाँ, टाइम देख लें कितना क्या हो गया। टाइम 7:02 हुआ है, तो अभी हम 5 to 10 मिनट्स और पढ़ेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लास कितने नो बजे है सर। नेक्स्ट? नो सर। चलिए, बाकी हो तो बता दीजिए। कुछ बच्चे नो बोल रहे हैं, किसी को हो तो बता सकता है। तो फ्रेश पेज, बिल्कुल फ्रेश पेज, और उस पर लिखिए चैप्टर नंबर 5। और नाम क्या है? लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर में आपको न्यूटन के बारे में बहुत पता लगेगा कि न्यूटन बहुत अच्छे आदमी थे। फर्स्ट हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग वही है जो चैप्टर का नेम है ना? तो न्यूटन के जो बेसिक लॉज हैं वही हैं लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन ने अपने मेन बेसिक 3 लॉज जो रिलीज किए थे, वही आज तक मोशन, वही लॉज हैं, है ना? वही आज तक लॉज ऑफ मोशन बने हुए हैं। ओके, वापस हेडिंग लिखना है आपको, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, इसमें लिखिए न्यूटन gives
Newton gives his three basic laws of motion. Newton gives his three laws of motion, which are सर फिर से रिपीट करना. Newton gives his three basic laws of motion. Newton gives his three basic laws of motion, which are as follows. Which are as follows. Which are as follows. तो 9th क्लास में बच्चे पढ़ लेते हैं, बट बात होती है अंडरस्टैंडिंग की, कितना डीपली अंडरस्टैंड कर पाते हैं. अगर ऑलरेडी है तो अच्छी बात है, अदरवाइज और अच्छी बात है. यस गाइस, फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया. लॉ ऑफ इनर्शिया फर्स्ट है लॉ ऑफ इनर्शिया. अब ये जो लॉ ऑफ इनर्शिया है, ये अगेन डिवाइडेड है इन 3 पार्ट्स. इन विच 3 पार्ट्स? तो सुन लीजिए. सभी के ठीक चल रहा है ना ऑडियो वीडियो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. एक Yes. इम्पॉर्टेंट बात हम करने वाले हैं. तो लॉज ऑफ मोशन में फर्स्ट है लॉ ऑफ इनर्शिया. लॉ ऑफ इनर्शिया में भी न्यूटन ने बहुत ही माइन्यूटली सब कुछ बताया था कि जो मोशन होता है इसमें बहुत सारी बातें होती है. अगर v इक्वल टू 0 है, किसी बॉडी की स्पीड 0 है, वेलोसिटी 0 है, तो वो बॉडी कही जाती है रेस्ट स्टेट में, इन रेस्ट स्टेट. और अगर मोशन कर रही है तो मोशनल स्टेट में कही जाती है. तो एक्चुअल में मोशन के स्टेट होते हैं रेस्ट स्टेट, मोशनल स्टेट, है ना, यूनिफॉर्म मोशन स्टेट. ओके, तो अगर यूनिवर्स में, फ्री स्पेस में अगर कोई बॉडी है ना, और कैसी है? एट रेस्ट v इक्वल टू 0, और इस बॉडी पर नेट फोर्स क्या है? 0. या तो इस बॉडी पर एक भी फोर्स नहीं है, या अगर इस पर फोर्स है तो उन सभी फोर्सेस का फैक्टर सम कितना है? 0. तो न्यूटन ने कहा था अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है और उस पर कोई नेट फोर्स नहीं है तो वो हमेशा कैसी रहेगी? रेस्ट पर ही रहेगी, रुकी हुई ही रहेगी. एक बात. दूसरी बात, अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, सेम कंडीशन, बॉडी पर नेट फोर्स अभी भी 0 है, नेट फोर्स अभी भी 0. तो न्यूटन ने कहा था वो बॉडी उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करती ही रहेगी, रुकेगी ही नहीं, क्योंकि उस पर नेट फोर्स है ही नहीं, एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं. एक और बात न्यूटन ने बताई थी, डायरेक्शन. अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में और अगर नेट फोर्स 0 है तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज नहीं होगा, वही रहेगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज नहीं होगा. अब हम एक एक करके बात करते हैं. तो 3 बातें मैंने बताई. अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, रुकी हुई है, नेट फोर्स अगर 0 है वो रेस्ट पर ही रहेगी. अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो मोशन करती ही रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको रोक नहीं दे. तीसरा, अगर कोई बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन कर रही है तो वो डायरेक्शन को भी नहीं छोड़ेगी जब तक कोई बाहर का फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स डायरेक्शन चेंज नहीं कर दे. लॉ ऑफ इनर्शिया में लिखिए ए. इनर्शिया इन रेस्ट. ऑडियो आई थिंक म्यूट हो गया.
इनर्शिया इन रेस्ट। एक काम कर लेते हैं, है ना, इतना करेंगे आज लास्ट। लिखिए इसमें, इट स्टेट्स दैट, फटाफट लिखें, इट स्टेट्स दैट हाँ भाई, सभी क्या आ रहा है ऑडियो ठीक? Yes, sir. Yes, sir. Okay. It states that a body continue in its state of rest. A body continue in its state of rest until and unless. A body continue in its state of rest until and unless, until and unless an external force, n की जगह कर दें until and unless any external force change its state of rest, change its state of rest, full stop। सर एक बार फिर से रिपीट करना सर। तो जस्ट हमने यही कहा है, इट स्टेट्स दैट a body continue in its state of rest until and unless any external force change its state of rest, full stop। तो इसमें इनर्शिया के बहुत सारे एग्जाम्पल भी होते हैं, लिखना कुछ नहीं है अब आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने एक ग्लास के ऊपर एक कार्डबोर्ड रखा हुआ है, समझे बात, समझ गए होंगे आप। एक ग्लास को हमने, है ना, बिल्कुल ढका हुआ है, किससे? किसी कार्डबोर्ड से, किसी समझ लो किसी फ्लैट शीट से। एक मेटल की शीट है या एक कार्डबोर्ड है, बिल्कुल फ्लैट है ना। इसके ऊपर आपने कॉइन रख दिया, ठीक है, और आपने कार्डबोर्ड को फिंगर से फ्लिक कर दिया फटाफट। यहाँ पर आपने हिट किया फिंगर से, आप देखेंगे कार्डबोर्ड तो चला जाएगा, है ना। आपने फोर्स किस पर अप्लाई किया? कार्डबोर्ड पर। और जो कॉइन रखा हुआ है वो कार्डबोर्ड के भी ऊपर रखा हुआ है ना। कार्डबोर्ड, कॉइन, इनके बीच में फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है। तो आपने जैसे कॉइन कार्डबोर्ड को फ्लिक किया, कार्डबोर्ड तो निकल जाएगा यहाँ से। ये लीजिए, कार्डबोर्ड को आपने फ्लिक किया, कार्डबोर्ड यहाँ से रवाना हो गया, निकल गया, दूर चला गया। और कॉइन कहाँ गिर जाएगा? ग्लास में, बॉटम तक पहुंच जाएगा कॉइन। रीजन? लॉ ऑफ इनर्शिया। और उसमें भी कौन सा? इनर्शिया एट रेस्ट। बिकॉज कॉइन, कार्डबोर्ड, उनके बीच में फ्रिक्शन नहीं था, कॉइन पर किसी ने फोर्स लगाया नहीं। फोर्स किस पर लगाया? कार्डबोर्ड पर लगाया, कार्डबोर्ड चला गया। बिकॉज ऑफ इनर्शिया कॉइन वहां का वहां रह गया। अब हवा में तो रहने से रहा, कहाँ गिरेगा? हाँ भाई, आवाज नहीं आ रही क्या? ठीक बात। Yes, sir. Yes, sir. है ना। Yes, तो लॉ ऑफ इनर्शिया का ये एक कॉमन एग्जांपल है कि कॉइन जो है उस पर किसी ने फोर्स नहीं लगाया, कॉइन पर नेट फोर्स कुछ भी नहीं था, तो कॉइन जहां है वहीं रहेगा। फोर्स किस पर अप्लाई किया? कार्डबोर्ड पर, वो गायब हो गया। ठीक है, तो कल हम क्लास स्टार्ट करेंगे इस एक्सपेरिमेंट से। आपको सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे, आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, है ना। मेरे पास एक माइका की शीट है, माइका जो फर्नीचर में काम लेते हैं, और उसके ऊपर कॉइन रख देंगे तो फ्रिक्शन नेग्लिजिबल हो जाता है। अगर आप ऐसा कुछ कार्डबोर्ड लें जिस पर बहुत फ्रिक्शन है, तो कार्डबोर्ड के साथ कॉइन आगे भी चला जाएगा। फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, है ना, कॉइन पर कोई फोर्स नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आगे पढ़ते हैं कल। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू सर। Thank you, sir. sir. ओके।